हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं 10वां के ज्योग्राफी के चैप्टर 3, जिसको इकाई 3 कहते हैं। उसका नाम है हेडिंग में निर्माण उद्योग। कौन उद्योग? निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। करा वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक है। आज के समय में अगर देखा जाए, वर्तमान समय में देखा जाए तो समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपदा का क्या सूचक है। जो भी विकास, अगर उसके देश में निर्माण उद्योग हो रहा है या राष्ट्र का विकास हो रहा है, तो उसका राष्ट्र का विकास होगा कब? जब उसमें निर्माण उद्योग का संपन्न होगा तब। यानी कहने का मतलब विनिर्माण उद्योग है, राष्ट्र में संपन्न चल रहा है, तो कह सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग हो रहा है। तो करा कि कच्चे मालों द्वारा, कौन माल? कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। विनिर्माण उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल से कौन सा उपयोग, जीवनोपयोगी, ऐसा उपयोग वस्तु जिसमें जीवन में उपयोग किया जाए, वह वस्तु क्या कहता है? जीवनोपयोगी वस्तु कहलाता है। तो कच्चे माल से, बोल कच्चे माल को उपयोग है, जैसे आलू चिप्स बनाना, तो चिप्स के कच्चा माल क्या हो गया? आलू हो गया। तो कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं तैयार करना है क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात, बॉक्साइड से एल्युमिनियम आदि वस्तुएं का निर्माण होता है। कह रहा है कि कपास से, जैसे कपास से कुछ होता है, कपास से कपड़ा का निर्माण होता है, गन्ने से चीनी का निर्माण होता है। यानी चीनी का कच्चा माल क्या हो गया? गन्ना हो गया। कपड़ा का कच्चा माल क्या हो गया? कपास हो गया। उसी प्रकार लौह अयस्क से लोहा होता है, तो लोहा का कच्चा माल क्या हो गया? लौह अयस्क हो गया। एवं इस्पात, बॉक्साइड से क्या निकलता है? एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या हो गया? बॉक्साइड हो गया। तो ये सारे कच्चे माल के उपयोग में एल्युमिनियम आदि वस्तुएं का निर्माण होता है। यानी कि कच्चे माल से इन सारी वस्तुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। हमारे देश में विनिर्माण उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश में विनिर्माण वस्तुओं का उपयोग बहुत पुराना है। हमारे देश में विनिर्माण उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश में जो विनिर्माण उद्योग था, इसका बहुत पुराना क्या इतिहास रहा है। यहाँ इसका विकास घरेलू उद्योग से शुरू होकर बृहद आकार में 19वीं शताब्दी के मध्य आरंभ हुआ। कहा इसका विकास जो हुआ घरेलू उद्योग से शुरू होकर कहाँ तक? बृहद आकार में 19वीं शताब्दी तक मध्य आरंभ हुआ। आज असंख्यक बड़े निर्माण उद्योग पूरे देश में स्थापित है। और आज कह सकते हैं असंख्यक, एक में बहुत सारे असंख्यक रूप में बहुत सारे रूप में निर्माण का जो है हमारे देश में क्या चाहिए? पूरे देश में स्थापित किया गया है। इनमें मुख्य रूप से लौह इस्पात, मुख्य रूप से लौह इस्पात करा, मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग सम्मिलित है। इसमें से मुख्य रूप से कौन सा है? मेन रूप से कहा जाए मुख्य रूप से में कौन सी है? लौह उद्योग भारत में है अधिक मात्रा में, वस्त्र उद्योग भारत में अधिक मात्रा में है, और चीनी उद्योग बहुत अधिक मात्रा में है। इसका सूची प्रौद्योगिक उद्योग सम्मिलित है। ये बहुत पुराने समय से, पुराना तत्व काल से ही ऐसा चलता आ रहा है। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूची कपड़े की मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। अगर भारत में जो आधुनिक उद्योग का विकास हुआ, प्रारंभ हुआ मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा उद्योग, प्रथम सूती कपड़े का मिल का स्थापना हुआ। तो ध्यान देने योग बात, प्रथम है तो भूलने की कोई बात नहीं है, आप याद रख सकते हैं। प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ? 1854 में स्थापित हुआ। जूट का पहला कारखाना सन 1855 में, जूट का पहला कारखाना कब हुआ? सन 1855 में। कोलकाता के निकट रिसारा नामक स्थान पर लगाया गया था। उसके नामक स्थान पर लगाया था? निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था।
लेकिन भारत में उद्योग का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कराई योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ, जो स्वतंत्र रूप से विकास हुआ भारत में, वो कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कौन प्रारंभ कब हुआ? 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यानी कि भारत में जो कपड़ा मिल जाए, सूती का जाए, वो योजनाबद्ध तरीके से। योजनाबद्ध तरीका मतलब पहले क्या था? योजनाबद्ध तरीका नहीं था। तो बस सर हमको नहीं समझ में आया योजनाबद्ध तरीका पर, तो हमको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कीजिए। हम कि देखिए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। कपड़ा कौन पड़ा? कपड़ा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कपड़ा बनाने के लिए क्या कच्चा माल, इसका कौन माल? कच्चा माल। कौची है? कपास है, कपास। और कपास से कच्चा माल है, कच्चा माल से क्या बनेगा? कपड़ा। और कपड़ा को बेचने के लिए, क्या करने के लिए? बेचने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? बाजार की आवश्यकता है, बाजार। तो जो कपड़ा मिल होगा वो इस ऐसा स्थान पर स्थापित करना, बनाना है जहाँ से कच्चा माल की उपलब्धता भी आसानी से हो जाए और उसका बाजार भी कहाँ से हो जाए? उपलब्ध आसानी से हो जाए। यानी कि दोनों के बीच में अगर स्थापित हो, जिससे कि यहाँ से कच्चा माल लाया जाए और कपड़ा बनाकर यहाँ से बाजार में क्या किया जाए? बेचा जाए। या अगर दोनों सुचारू रूप से है तो ये कहलाएगा योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन पहले जो था, तो देखते हैं कलकत्ता में जो है, कलकत्ता में नदी के बहुत सारे नदियाँ गुजरती है, जिससे पानी की अधिक मात्रा में आता है। और जब पानी अधिक मात्रा में आता है तो यहाँ पर कपास की खेती अच्छी तरीक़े से किया जाता है। तो इसलिए दूसरा में कलकत्ता के निकट में नामक स्थान पर लगाया गया दूसरा मिल। इससे पहले मुंबई में लगाया गया था, लेकिन मुंबई में पानी की सुविधा नहीं था, कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में नहीं होती थी। और जब कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में नहीं होती थी तो यहाँ पर क्या, कपास के कपड़ा बनाने के लिए कौन सा माल चाहिए? कच्चा माल चाहिए। तो क्या कच्चा माल प्राप्त हो पाएगा? नहीं। यानी कि सर हो पाएगा नहीं, दूर से लाएगा। तो दूर से लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, यानी कि इसका भाड़ा भी अत्यधिक लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जब इसका भाड़ा भी ज़्यादा लगेगा तो कपड़ा का कीमत बढ़ जाएगा और लाने में हो सकता है, लाने ले जाने में वक्त भी ज़्यादा लग सकता है। इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज, यानी कि कोई ऐसा तकनीकी दिक्कत आ जाए, ट्रांसपोर्ट बाढ़ आ जाए तो यहाँ पर वस्तु को लाया भी नहीं जा सकता कच्चा माल का, और इसका कंपनी बंद पड़ सकता है। इसलिए इसको ऐसा जगह पर स्थापित किया गया जहाँ से कपास की खेती यानी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो और बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो। तो एक ही शहर नज़र आया था ऐसा, कलकत्ता, जहाँ बाजार भी उपलब्ध था और कच्चा माल भी निकट में प्राप्त था। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ कलकत्ता में खोला गया, कब? 1951 में। इसके पहले 1854 में मुंबई में खोला गया था, लेकिन योजनाबद्ध तरीका से कहा गया था कब? 1951 में। कौन मन? 51। करा किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का उद्योग होता है। कौची होता है? उद्योग होता है। किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों को दो वर्ग भौतिक या मानवीय कारकों में रखा जाता है। कितने वर्ग में रखा जाता है? 2 वर्ग या मानवीय में रखा जाता है। कच्चा माल, शक्ति के साधन व जल की सुलभता तथा अनुकूलन जलवायु भौतिक कारण, जबकि श्रमिक बाजार, परिवहन, पूंजी व बैंक सुविधा तथा सरकारी नीतियाँ मानवीय कारक है। कह रहा है कि जो इसमें 2 तरह का होता है, एक मजदूरी का लगता है, एक मानवीय कारक लगता है। तो मानवीय का कच्चा माल, शक्ति के साधन व जल की सुलभता को अनुकूलन जलवायु के अंतर्गत आएगा, भौतिक कारण ही कहलाएगा। जबकि श्रमिक है, बाजार है, जब बेचेंगे तो बेचेंगे, काम करवाएंगे कपड़ा मिल में, तो उसमें श्रमिक यानी कि मजदूर की आवश्यकता होगी। मजदूर के साथ साथ क्या, जब कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा तो बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होगी। अब बेच के ले जाने के लिए क्या चीज़? परिवहन की आवश्यकता होगी। और इस सारा काम करने में क्या चीज़ की आवश्यकता होगा? पूंजी यानी पैसा की आवश्यकता होगा। अब पैसा प्राप्त कहाँ होगा? बैंक की सुविधा होगा तब यह पैसा प्राप्त हो सकता है, तथा सरकारी नीतियाँ द्वारा। नहीं तो अगर बैंक है तो सरकार की नीतियाँ ऐसा लाया जाए जिससे कपड़ा खोलने में क्या चीज़, कपड़ा मिल, या कहने का मतलब क्या हो सकता है इसमें, जो कि इस सारे श्रमिक के जो यूज है, यानी कि कंपनी खोलने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता है, इसमें ऐसा कानून लाया जाए, ऐसा नियम लाया जाए जिससे सारी नीतियाँ क्या हो सकते हैं, आसानी से प्राप्त हो सके, जिससे कपड़ा मिल क्या किया जा सके, खोला जा सके, उद्योग खोला जा सके। ये सारा क्या कहलाता है? मानवीय क्रिया कहलाता है, मानवीय क्रिया। तो यानी कि उद्योग स्थापित करने के लिए 2 क्रिया योगदान है। सबसे पहला क्या होना चाहिए? जलवायु अनुकूल होना चाहिए वहाँ का। उसके बाद जैसे जलवायु अनुकूल कहने का मतलब क्या, जैसे समुद्र के किनारे किसकी खेती होती है? समुद्र के किनारे नारियल ज़्यादा होता है, इसलिए नारियल पानी समुद्र के किनारे ज़्यादा पीता होगा। आप लोग साउथ वाला मूवी में देखते होंगे, नारियल पानी एकदम साउथ वाला रहता होगा,
नारियल के पेड़ रहते होंगे, नारियल पानी का, वहाँ भी ज़्यादा बिक्री होता होगा। लेकिन क्या इधर होता उतना नहीं, इधर महंगा भी ज़्यादा हो जाता है, 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये एक नारियल पानी का पड़ता है। क्यों? क्योंकि लाने का ट्रांसपोर्ट चार्ज ज़्यादा है और उसके बाद मुनाफा भी कराना है, इसलिए यहाँ खर्च ज़्यादा पड़ता है लाने में। तो क्या यहाँ पर उद्योग हो सकता है बड़ा पैमाना पर नारियल का? नहीं, फिर भी तो होता ही है। करा उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग को बांटा गया है। उद्योग का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। कौन आधारों? विभिन्न आधारों पर किया गया। किसका वर्गीकरण? उद्योग का वर्गीकरण। पहला, श्रम के साथ के आधार पर। उद्योग का वर्गीकरण सबसे पहला किसके आधार पर किया गया? श्रम के आधार पर। श्रम मतलब मजदूर के आधार पर उद्योग को भी बांटा गया। सबसे पहले बड़े पैमाने का उद्योग। कौन पैमाने? बड़े पैमाने का उद्योग। जब उद्योग में बड़ी मात्रा में श्रमिक और पूंजी का प्रयोग हो। जब उद्योग में कौन मात्रा में? बड़ी मात्रा में क्या चीज़ का प्रयोग हो? श्रमिक और पूंजी का प्रयोग हो, तब अधिक उत्पादन हो, तो उन्हें बड़े पैमाने का उद्योग कहा जाता है। यानी कहने का मतलब बड़ा पैमाने का उद्योग, इसमें श्रमिक क्षमता ज़्यादा रहेगा, श्रमिक क्षमता के साथ साथ क्या रहेगा? पूंजी भी, यानी कि पैसा भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और जब पैसा ज़्यादा, पूंजी, श्रमिक ज़्यादा लग रहा है, मजदूर ज़्यादा काम कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो अत्यधिक उत्पादन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उसे कह सकते हैं बड़े पैमाने का उद्योग। ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं? बड़े पैमाने का उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ देगा कि बड़े इन निम्नलिखित में से बताए बड़े पैमाने का उद्योग कौन है। एक ऑप्शन आपको दे देगा सूती कपड़ा उद्योग, एक आपको दे देगा चप्पल उद्योग, दूसरा दे देगा आपको बीड़ी उद्योग, तीसरा दे देगा आपको इनमें से कोई नहीं है, चौथा दे देगा ए बी दोनों। तो आप क्या मारिएगा? सूती कपड़ा उद्योग है जो बड़े पैमाने का उद्योग है। अगला कर रहे हैं, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की, अगला उद्योग की ओर। अगला कर रहा मध्य पैमाने का उद्योग। कौन उद्योग? मध्य पैमाने का उद्योग। बोल मतलब सर ये मध्य क्या है? मध्य मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा और ना तो ज़्यादा छोटा, बीचे बिचवा वाला को कहते हैं मध्य। यानी जैसे भाई, 3 भाई होता है तो बीचे बिचवा वाला को कहते हैं मंझला, और सही यहाँ था उद्योग में 3 भाई हैं उद्योग में, तो बिचला क्या है? मंझला है। इनमें न तो बहुत अधिक श्रम का प्रयोग होता है और न ही बहुत उत्पादन होता है। कह रहा इस उद्योग में न तो बहुत बड़े क्या चीज़ होता है? श्रम का उत्पादन होता है, न तो ज़्यादा पैसा का प्रयोग होता है, न तो ज़्यादा पूंजी का प्रयोग होता है, न ही ज़्यादा श्रम लगता है। जैसे साइकिल उद्योग, 2-3 आदमी है, आराम से अपना साइकिल का कारखाना लेकर आया मोल, और साइकिल का टायर ट्यूब पंचर बना लिया, अपने सब साइकिल कस के बेच रहा है, तो साइकिल उद्योग। दूसरा रेडियो उद्योग, टेलीविज़न उद्योग, जैसे उद्योग को इस वर्ग में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा मध्य पैमाने का उद्योग कौन कौन है? तो साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न जो है मध्य पैमाने का उद्योग है। कौन है? क्लियर है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करा तीसरा उद्योग, करा छोटे पैमाने का उद्योग। कौन पैमाने? छोटे पैमाने। छोटे पैमाने का उद्योग ग्रामीण लघु तथा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। कौन उद्योग? ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग तथा घरेलू उद्योग। ये सारे उद्योग जो छोटे पैमाने का उद्योग है, जो परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित रहता है। ये क्या रहता है? परिवारों के सदस्यों तक सीमित रहता है। कौन? छोटे पैमाने का उद्योग। कौन उद्योग? छोटे पैमाने का उद्योग जो परिवारों के सदस्य तक ही सीमित रहता है। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर सरल विधियों से वस्तु निर्माण करते हैं। इसमें पूंजी भी बहुत कम लगती है। आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्प उद्योग इसे अच्छे उदाहरण हैं। करा छोटे पैमाने का उद्योग क्या है? तो छोटे पैमाने का उद्योग उसे कहते हैं, ये ग्रामीण लघु उद्योग है, यानी कि इसमें पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है, श्रम की आवश्यकता कम होती है, यानी कि घर ही वाला मिलकर परिवार मिलकर ये काम कर लेते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है छोटे पैमाने का उद्योग। जिसमें आभूषण निर्माण तथा हस्तलिपि ये कैसा है? छोटे पैमाने का उद्योग है। तीसरा कह रहा दूसरा कच्चे माल के आधार पर। कौन मच्छी? पहला तो था श्रम के आधार पर, तो उद्योग को श्रम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन बांटा गया? बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने में क्या हो जाएगा? बड़े पैमाने में ज़्यादा पूंजी लगेगा, ज़्यादा श्रमिक लगेगा, इसलिए इसे बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। दूसरा मध्य पैमाने का उद्योग, ना तो श्रम अधिक लगे ना ही पूंजी अधिक लगे, उसे क्या कहते हैं? मध्य पैमाने का उद्योग कहते हैं, जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न। फिर हो गया छोटे पैमाने का उद्योग, ये लघु उद्योग या घरेलू उद्योग भी
कहलाता है। तो लघु उद्योग से घरेलू उद्योग कहलाता है। इसमें परिवार के ही लोग काम कर लेते हैं, जैसे निर्माण, आभूषण और हस्तलिपि। बोला आभूषण मतलब सर घर में मूंगा मोती देखता है, गुथना ही क्या कहलाता है, छोटे गुथ कर माला बनाकर बेचा जाता है, छोटे पैमाने का उद्योग कहलाता है। हस्तशिल्प, हाथ से कुछ बनाया गया, काट कर कागज या कुछ बनाया गया, उसे हस्तशिल्प उद्योग कहा जाता है। कच्चे माल के आधार पर, कौन माल, कच्चे माल के आधार पर, किसके आधार पर, कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कह रहा भारी उद्योग, इन उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है। इन उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिसमें विनिर्माण वस्तुएं भी भारी होती है। कौन वस्तुएं, विनिर्माण वस्तुएं। कह रहा विनिर्माण वस्तुएं भी होती है। कह रहा इन उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिसमें विनिर्माण उद्योग वस्तु भी भारी होती है। लोहा एवं इस्पात उद्योग इसके अच्छे उदाहरण है। भारी उद्योग, नाम ही से पता चल रहा होगा, ये ऐसा उद्योग होगा जिसमें भारी भारी वस्तुओं का निर्माण होता होगा। कौन वस्तुएं, भारी भारी वस्तुएं का निर्माण होता है, इसलिए इसे कहा जाता है भारी कच्चे माल का उद्योग कहा जाता है, जिसमें विनिर्माण वस्तुएं भी भारी होती है। लोहा एवं इस्पात उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है। किसका अच्छा उदाहरण है, लोहा उद्योग और इस्पात उद्योग किसका, भारी उद्योग का उदाहरण है। यानी पहला तो हम लोग श्रम के आधार पर भी उद्योग को बांटें, दूसरा हम लोग कच्चे माल के उद्योग पर श्रम को बांट रहे हैं, मैंने इस कच्चे माल के आधार पर हम लोग उद्योग को बांट रहे हैं। दूसरा होता है कच्चे माल में हल्का उद्योग। कौन उद्योग, नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऐसे वर्ग में उद्योग हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, जिसमें हल्का माल का निर्माण होता है। खैर इस वर्ग में उद्योग में हल्के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये हल्का माल का निर्माण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सिलाई मशीन उद्योग इसके उत्तम उदाहरण है। कहने का मतलब हल्का उद्योग में नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें हल्का कच्चे माल का उपयोग करता है, जिसके कारण क्या होता है, हल्का माल का निर्माण होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का जितने भी सामान, टीवी उवी में देखते होंगे नीचे कीट उठ के देखते हो तो कीट उठ में होता होगा, ये हल्के उद्योग का है, एकदम हल्का हल्का होगा, छोटा छोटा होता होगा। जिसे सिलाई मशीन भी हल्के छोटे उद्योग के अंतर्गत आता है, सिलाई मशीन इत्यादि। तीसरा, पहला हम लोग जाने, फिर से पहला हम लोग जाने श्रम के आधार पर उद्योग को बांटा गया। कितने भागों में, श्रम के आधार पर 3 भागों में। कौन कौन भागों में बांटा गया, बड़े पैमाने में, दूसरा मध्य पैमाने में, तीसरा छोटे पैमाने में। दूसरा कच्चे माल के आधार पर बांटा गया, पहला भारी उद्योग, दूसरा हल्का उद्योग, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर बांटा गया। कौन, स्वामित्व के आधार पर बांटा गया। सबसे पहला सार्वजनिक उद्योग। कौन उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। कौन उद्योग, भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। कौन उद्योग सम्मिलित है, भारी तथा आधारभूत। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। इसका संचालन क्या करती है, सरकार स्वयं करती है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। कौन उद्योग, सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। कौन कौन, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के क्या है, उदाहरण हैं। जी कहने का मतलब क्या होगा, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग, यानी कि ऐसा भारी के साथ साथ ऐसा उपयोग जो हमारे जीवन में इसका उपयोग किया जाता है, वैसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ, दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में। कौन केला, राउरकेला, कानपुर, दुर्गापुर, कौन लाई, भिलाई, यहाँ पर क्या सार्वजनिक उद्योग का है। आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन वाली डिबिया। कौन डिबिया, हैरी वाली डिबिया। बोल सर आपका पेंसिल वो तो हैरी है, हम कि हाँ जो समझो। कह रहा क्या आप जानते हैं व्हील क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा इसी को कहते हैं व्हील, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया व्हील, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसको कहते हैं व्हील। और सेल क्या है, तो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन सार्वजनिक उद्यम है, जिसको कहते हैं सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। दूसरा है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। कौन उद्योग, संयुक्त तथा सहकारी उद्योग। कौन उद्योग जी, संयुक्त तथा सहकारी उद्योग।
जब उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। कौन उद्योग कहा जाता है? संयुक्त तथा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जब इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होता है, यानी 2 से 2 से अधिक व्यक्तियों को इसमें काम करे, उसे संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं। उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त तथा सहकारी है। इसमें क्या है? सरकार के द्वारा भी किया जाता है, काम रहता है, प्राइवेट संस्था के द्वारा भी। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, ये भी सहकारी उद्योग है। अमूल दूध पीता है इंडिया, प्रचार तो आप देखे ही किए होंगे। अमूल गुजरात के इसके उत्तम उदाहरण है। संयुक्त उद्योग में अंतर्गत कौन कौन आएगा? ऑयल लिमिटेड इंडियन लिमिटेड, महाराष्ट्र में चीनी उद्योग है और गुजरात में अमूल उद्योग है। करा अगला चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। कौन माल? कच्चे माल। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग। पहला है कृषि आधारित उद्योग। कौन उद्योग? कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र, जूट, रेशम और ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। तो कृषि आधारित क्या है? ऐसा उद्योग जिसमें कृषि पर ही डिपेंड है, यानी कि खेती के कारण ही कच्चा माल उपलब्ध को होवे और उसी से उद्योग कराया जाए तो वह उद्योग कहलाता है कृषि आधारित उद्योग। जैसे सूती वस्त्र, जूट, रेशम, ऊनी, खाद्य तेल कृषि कहाँ से उत्पन्न होता है? कृषि से होता है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया कृषि आधारित उद्योग पड़ गया। अगला कह रहा है सूती। कौन ती? सूती। कौन ती जी? सूती। अब हम लोग समझेंगे सूती वस्त्र क्या है। कौन वस्त्र? सूती वस्त्र। कह रहा है सूती वस्त्र यह है जो हम लोग आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहा है। सूती वस्त्र बनाने में आज का अधिकार नहीं है भारत को, बहुत पहले से ये आधार है। परंतु आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया। करा भारत के पहला सूती मिल स्थापना कब किया गया? 1878 में। तो ध्यान देने योग बात, आधुनिक भारत के पहली सूती मिल का स्थापना कब किया गया? 1818 ईस्वी में किया गया। ये कोलकाता के निकट में कहाँ स्थापना किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर। कौन ग्लास्टर? फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई, लेकिन यह मिल कुछ समय बाद बंद हो गया। और यही कारण हुआ यह मिल कुछ समय बाद क्या हो गया? बंद हो गया। और वास्तविक पहली सफल मिल मुंबई में सन 1854 ईस्वी। कब की बात है? सन 1854 ईस्वी में काबसा की नाना भाई डाबर ने लगाई और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र का उद्योग विकसित होने लगा। फिर उसके बाद किसने? मुंबई में ही वास्तविक पहली सफल मिल। ये सफल नहीं रहा, लेकिन अगला जो बना, जो वास्तविक सफल मिल बना, वो कब बना? 1854 में बना। अब भारत में प्रथम सूती मिल का स्थापना कब हुआ था? 1818 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता के निकट में फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन पहली सफल मिल कौन रहा? 1854 में। ये कहाँ हुआ? काबस की नाना भाई डाबर ने किया था। ये आधुनिक वस्त्र का उद्योग विकसित होने लगा था। कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। अगर देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग है जो भारत का आज विशाल रूप में है। सूती वस्त्र प्रचलित है। जब महात्मा गांधी का जब विद्रोह चलता था उस समय सूती भारत को, विदेशी को कपड़ा को छोड़ा, देसी कपड़ा अपनावो, सब देसी अपनावो, उस समय भी रूल नियम चल रहे थे। तो उस समय नियम चल रहे थे, तो कह सकते हैं कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है जिसका बहुत बड़ा विशेष हाथ रहा है। दोस्तों आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये पार्ट 1 हो गया चैप्टर 3 का।
चैप्टर 3 का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी यह बात बताएं। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।